हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर्स, जो कितने थे, F I L क्रॉस B, या सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं I D L क्रॉस B स्मॉल लेंथ के लिए। ठीक, अब चलो थोड़ा आगे एक्सप्लेन करें इसके बारे में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, this point to this point A B, करंट ऐसे गए। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऐसे घूम के गए, तो क्या होगा, तब क्या होगा, फोर्स, तो फोर्स होगा अब I DL, DL DL को इंटीग्रेट करूंगा, I DL, DL मतलब क्या कि ये जो DL वेक्टर है वो इंटीग्रेट होगा A से लेके B तक। ये जो DL वेक्टर है, ये जो वायर है छोटा छोटा DL, वो छोटा छोटा लेंथ वायर की कहाँ से कहाँ तक होगा, A से B तक। उन सब DL पे फोर्स तो लगेगा ना, तो उस सब DL का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो ऐसे लिखेंगे उसको, DL स्मॉल लेंथ कहाँ से कहाँ, A से B क्रॉस B, I DL क्रॉस B, यानी I ये पूरा L हो गए क्रॉस B। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सिंपली I A to B I DL क्रॉस B, सेम है। और अगर कहें तो फोर्स I DL A से भी है ना, A से B इट मीन्स AB वेक्टर, AB वेक्टर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं A से B, इट मीन्स इंटीग्रेट होकर ये AB वेक्टर बनेगा, इंटीग्रेट होकर ये आई नहीं है, इंटीग्रेट होकर ये AB वेक्टर बनेगा। आई तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएंगे, DL इंटीग्रेट होना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक, तो I AB क्रॉस B ऐसे भी कहेंगे, यानी कि हमें मेनली डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। दिस इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, A से B, यानी कि जहां से जहां जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, A से B, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुई, A से B, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे होते हैं I डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनटू B, यानी क्रॉस प्रोडक्ट B का। इसकी डायरेक्शन भी क्रॉस प्रोडक्ट वाली मेथड से आएंगे, यानी राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल। तो ठीक है भाई, डायरेक्शन निकालो तो इसकी कहाँ होगी, तो देखा गया कि करंट इस डायरेक्शन में है ना, करंट ऐसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अभी तो इधर जा रहे हैं, और करंट DL के डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है, क्योंकि वायर स्ट्रेट तो नहीं है ना, वायर स्ट्रेट होती ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर यानी DL की लेंथ एक ही डायरेक्शन में है तो जीरो होती। थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी पता चला कि ये जो यहाँ पे DL होते हैं वो कर्व वायर हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस वायर की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है कि कहाँ से कहाँ वायर गई। इट डज नॉट मैटर कि वायर कितनी कर्व थी, गई कहाँ से कहाँ, अगर इसको यहाँ से यहाँ लाता तो इतनी ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे यूज होते। अगर इस B को यहीं पे लाके छोड़ दूँ A पे ही, तो ये जीरो हो गए, तो फोर्स लगेगी ही नहीं। आगे इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, अभी थोड़ा ये देख लें। ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था, इसे आप नोट बना के लिख लें कि फोर्स ऐसे होते हैं। अब अगर देखो कि ये DL और B में अगर इफ थीटा IDL B साइन थीटा किए थे ना, वहीं से देख लो, IDL B साइन थीटा इसको कहेंगे IDL B साइन थीटा, और यहाँ पे IL B साइन थीटा, यहाँ पे IDL B साइन थीटा, ये DL है IDL B साइन थीटा और IL B साइन थीटा, तो वही वाली थीटा। ये थीटा किस किस के बीच है, ये थीटा है DL छोटे से लेंथ का डायरेक्शन एंड B के बीच का एंगल। लेंथ किधर लेते हैं, लेंथ वी अस्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट अस सपोज दिस थीटा बी 0, इट मींस करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। करंट तो उसी डायरेक्शन में हो तो इस डायरेक्शन में लेंथ होते हैं, यानी DL एंड B सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, इट मींस 0 डिग्री, यानी I
एल बी साइन 0 यानी कि नो फोर्स। इफ थीटा 90 डिग्री देन मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी साइन 90, इट मीन्स आई एल बी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होते हैं कब? मैक्सिमम होते हैं कब? जब डीएल मतलब वही जो करंट की डायरेक्शन होती है, सीधी सी बात, यानी कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के बीच का 90 डिग्री का एंगल बने। तो अगर थीटा हो 180, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एंटी पैरेलल, देन फोर्स एफएम फिर से साइन 180 कितना होगा? आई एल बी साइन 180 डिग्री, ठीक है, तो भी होगा एफएम 0, ठीक है। यहाँ पे भी एफएम 0, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0। 270 पे साइन 270 कितने हो जाएंगे? -1, तो नेगेटिव हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो ये सब चीज़ें है, ठीक। तो इसे हमने एक्सप्लेन करा। अब आगे देखते हैं, नोट करो पहले, ठीक है। अब चलो, मैग्नेटिक फील्ड है, किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के कोई ना कोई डायरेक्शन ले लेता हूँ। ये ले लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, और कोई करंट ऐसे फ्लो होके यहीं पे आ गया, फ्लो होके यहीं पे आ गया, ए से गया और ए पे ही आ गया। करंट ए से गया, ए पे ही आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए करंट के? करंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया इस केस में 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए? मान लो ए से गया, ए पे ही आ गया, ए से गया और ए पे ही आ गया, तो ए से गया और ए पे ही आ गया, ए 0 हो गए, यानी ए से ए पे ही आ गया ना, तो 0 हो गए। तो इसका मतलब है ये करंट था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा? आई वेक्टर कहाँ से कहाँ गया? तो ए से ए गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0, तो क्रॉस बी, तो ये हो गए 0, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। कब 0 होगा? जब लूप बना ले, करंट वापस लौट के वहीं आ जाए। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इज 0। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन current carrying loop inside a magnetic field, inside a uniform magnetic field, या नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इज 0। तो वो 0 होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, वो 0 होते हैं। हाँ, अब ठीक है, ये हो गए। और केसेस, ऐसे भी तो केस हो सकते हैं, मान लो दूसरे एग्जाम्पल टाइप से ही ले लो, या जो कुछ भी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ ले लूँ, अंदर ले लेता हूँ इस बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। करंट यहाँ है, कुछ इधर से जा रहे हैं, कुछ इधर से जा रहे हैं, ठीक है। आई करंट सेमी सर्कुलर पाथ से जा रहे हैं और आई करंट इधर से जा रहे हैं, यानी ए से बी गया, टोटल करंट ए से बी गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इनसाइड, इनवर्ड। यहाँ गौर से देखो, यहाँ से करंट 2 जा रहे हैं, एक ए से बी जा रहे हैं, ऐसा समझो ए सी बी पाथ से, ए सी बी पाथ से जा रहे हैं करंट आई, एंड एक करंट जा रहे हैं ए से बी की तरफ। दूसरा फिगर है हमारे पास, चलो नहीं पहले इसी फिगर का कर लूँ। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा इस पे, आपको देखने में लग रहा है ये तो लूप है भाई, बिल्कुल लूप है, मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में करंट कैरिंग लूप है तो 0 होना चाहिए। लेकिन गौर से देखो कि यहाँ पे ए से करंट चला था तो ए पे वापस आया था, लेकिन इसीलिए ए वेक्टर 0 हो गए थे।
लेकिन यहाँ पे ए से जब करंट चला है तो बी पे पहुँचा है, इस रास्ते से भी और इस रास्ते से भी, दोनों ही करंट बी पे पहुँचा है, डिस्प्लेसमेंट दोनों की कुछ कुछ है। और हम जब भी लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, कितना घूम ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा दुनिया घूम के आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगा वहाँ पे कितना, तो फोर्स एसीबी के थ्रू, फोर्स एसीबी के थ्रू जो लगा है तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा फोर्स एसीबी वाले रास्ते, एसीबी वाले करंट कैरिंग वायर पे, और प्लस फोर्स AB वाले करंट कैरिंग वायर पे, दोनों पे ऐड हो जाएगी। ठीक, अब देखो ACB कहाँ से गया, कहाँ ए पे भी गया, और फोर्स AB वाले भी, ये वाले भी करंट कहाँ से कहाँ गया, ए से भी गया, और ये वाले भी करंट ए से भी गया, यानी कि कर्व जो दिख रहे हैं उस पे फोर्स एंड स्ट्रेट वाले पे फोर्स बोथ आर सेम, दोनों सेम है, और वो कितना है IDL क्रॉस B, और DL मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, कुछ तो होगी ना, ले लो AB, तो IDL मतलब AB वेक्टर क्रॉस B होगी कि नहीं होगी, लेंथ नहीं दिया है मैंने, तो यहाँ से यहाँ जो कुछ भी लेंथ होगी वो आ जाएगी क्रॉस B। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट को हटाऊं तो AB की जो लेंथ होगी वो फिर B मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये AB वाला भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला भी है, ठीक, और साइन कितने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और करंट इधर, दोनों ही करंट इधर की तरफ मारेंगे तो हो गए हमारे साइन 90, क्योंकि दोनों के बीच 90 है, तो AB लेंथ इंटू B, ये हो गया हमारे FM मैग्नीट्यूड हो गए ये, ठीक, ये वेक्टर फॉर्म में हो गए, ये वेक्टर फॉर्म में गए, ये स्केलर फॉर्म में हो गए, तो यहाँ पे लगा दो FM, ये चीज़ें इधर के हैं। समझ में आए कि लूप हो तो आंख बंद करके आंसर 0 नहीं देना है, कभी कभी लूप में ये भी होता है कि दोनों ही रास्ते से करंट जा ही रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, तो वापस आएगा तब तो ऐसा होगा ना। अब मान लो वापस आते हैं, आएगा तो क्या होगा, इसी सवाल में अगर करंट वापस आए देन व्हाट विल हैपन, तो ये चीज़ें देखना है कि इफ़ करंट कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट, तो इसी सवाल में करते हैं ना। चलो एग्जाम्पल बढ़ा दूँ, ये हो गए, ओए ये रहा करंट, ऐसे गया ऐसे वापस आ गया, ए से सी के थ्रू बी पे गया फिर वापस आया। गौर से देखो यहाँ पे कुछ करंट आई यहाँ से गया और आई यहाँ से आया, ए से बी आई, ए सी से होते हुए करंट आई यहाँ पे गया और फिर वापस आ रहा है, ए पे ही आ गया, वहाँ पे वापस नहीं आया था, दोनों अंतर है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, तो यहाँ पे FM फोर्स ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म में भी होगी, आई ए से क्या करूं, प्रूफ कर देता हूं। चलो एक काम करता हूं, ये जो जाती है, ये जाने वाली करंट जो है उसके लिए तो ए बी वेक्टर यूज करूंगा ना, जाने वाली करंट इस ये जो है ये वाले ऐसे, तो हम तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जाने वाली करंट के लिए डिस्प्लेसमेंट ए बी लेंगे, आने की बात नहीं करता हूं अभी, तो उस पर फोर्स ए बी, या और अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो चलो फोर्स ऑन ए सी बी वाले पे प्लस फोर्स ऑन ए बी वाले पे, है कि नहीं, ए बी वाले पे, चलो ऐड करो फोर्स ऑन ए सी बी, आई ए बी वेक्टर ए से बी, बी पे गया ना, तो ए से बी ए बी वेक्टर क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है कि नहीं, आई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्रॉस बी प्लस इसका आई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका ए बी क्रॉस बी,
अब देखो, इसकी बात तो सच है कि इस केस में करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये तो गलत है भाई, करंट तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसमें निगेटिव लगानी पड़ेगी, इसमें निगेटिव लगानी पड़ेगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें माइनस ए बी करना होगा ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर है, हमने वेक्टर ले लिया इधर, तो माइनस एक इंट्रोड्यूस करेगा, दोनों अपोजिट है, तो एक हो गया हमारे। चलो थीटा कितने हैं करंट की डायरेक्शन, हाँ 90 है, करंट इधर हो या इधर हो 90 ही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, करंट इस डायरेक्शन में है, एक बार इस डायरेक्शन में दूसरी बार इस डायरेक्शन में, दोनों ही केस में 90 ही है। तो आई ए बी की लेंथ इंटू बी साइन 90 1 हो गए, और प्लस आई, ये माइनस में आ जाएगी, छोड़ो ना माइनस करो ही दो बीच में, इसकी माइनस में होगी, तो माइनस आई ए बी की लेंथ इंटू बी, ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो गए। तो इस तरीके से हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि अगर जहाँ से जाए वहीं करंट आ जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई भी लूप, ऐसा नहीं कि सेमी सर्कल, किसी भी उल्टे पुल्टे लूप का हो, किसी भी तरह से लूप बन जाए तो वो फोर्सेस पे 0 लग जाएंगे, इसे नोट कर लो। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम वेक्टर की डायरेक्शन के जो मेथड होते थे ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट के जो डायरेक्शन होते हैं वो होते हैं, और उसे हम या तो राइट हैंड पाम रूल से लगा लें या नहीं तो लेफ्ट हैंड थंब रूल भी यूज़ करते हैं फोर्स के लिए, लेफ्ट हैंड थंब रूल, जिसमें ये डायरेक्शन दिखाते हैं, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट को, एंड देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये चीज़ें दिखाती है इसे, तो इसमें लफड़ा होता है, लेकिन राइट हैंड का यूज़ जब करते हैं तो जल्दी में आंसर आ जाता है, और हमें जल्दी में आंसर चाहिए, ऐसे उंगली घुमाते रहेंगे तो फिर टाइम भी तो लग सकता है। राइट हैंड ज़्यादा अच्छा है क्रॉस प्रोडक्ट वाले, जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट वाले हैं, जितने भी क्रॉस, जहाँ कहीं भी है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लो, और वही जनरली आते ही हैं, ठीक। तो आप उसे समझें, उसी से हम डायरेक्शन निकालते हैं, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पहले कर दिया है, तो ठीक इस तरीके से डायरेक्शन आ जाएंगे। अब मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, फोर्स से रिलेटेड ही, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी ट्रायंगल को रख दूँ, ठीक, किसी ट्रायंगल को रख दूँ तब क्या होगा, ठीक है, ट्रायंगल को रख दूंगा तो किस पे कितनी फोर्स लगेगी ये देखना है। चलो एग्जांपल है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ट्रायंगल है, इसमें करंट फ्लो हो रहे हैं, आई इधर आई इधर आई इधर, एक क्रॉस प्रोडक्ट था, ठीक है, सब करंट है, सबकी लेंथ L है, सबकी लेंथ L मान लिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेंथ L, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ L, साइड लेंथ L है, लेंथ मतलब साइड लेंथ L है, करंट I फ्लो हो रहे हैं, ठीक। तो इस पे सब आर्म पे, हर एक आर्म पे, आर्म मतलब साइड्स पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो फाइंड फोर्सेस ऑन ईच साइड्स या ईच वाइड्स, हर एक साइड पे फोर्सेस लगेगा, तो वो निकालना है। तो चलो भाई निकालते हैं सब पे, यानी कि हमें इसकी अप्लाई सीखना है कि कैसे हम इसका अप्लाई करते हैं। चलो भाई ए बी पे पहले कर लेते हैं, तो फोर्स ऑन ए बी कितना होगा और किधर होगा ये पता करना है। तो चलो भाई करंट किधर, इधर रख दिया राइट हैंड को, थंब को, ये फोर फिंगर्स को जाने दिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई एल हो गए। डी एल यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि सिंपली एल दिया हुआ है सीधा सीधा स्ट्रेट के लिए, तो एल यूज़ करते हैं ना, डी एल इंटीग्रेट होगा तो एल ही होता है ना, तो इसीलिए आई एल यूज़ कर रहा हूँ। आई एल क्रॉस बी, बी की तरह अंदर, तो आई एल क्रॉस बी, बी की तरफ पाम जाते हैं ना, आई एल क्रॉस बी, तो थंब गए ऊपर, तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर, अभी पता चला इस पर फोर्स लगेगा ऊपर, F1 फोर्स लगेगा इस पर ऊपर, F1 मैंने नाम रख दिया, कितना, तो आई ए बी वेक्टर क्रॉस बी। अब देखो दोनों के बीच 90 डिग्री है, आई एल बी
इधर है ना, तो 90 डिग्री बनने हैं। तो आई ए बी वैक्टर, ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट एल, आई एल बी साइन 90 डिग्री, तो कितने हो गए, आई एल बी हो गए। फोर्स किस पे, ए बी पे। समझ में आई क्या? ये वेक्टर फॉर्म में था और ये हो गया स्केलर फॉर्म में, जब मैग्नीट्यूड ले लिया तो ठीक। जब एरो होते ना तो वेक्टर फॉर्म में होते थे, वेक्टर लगा दिया, जब वो हट गया तो स्केलर हो गया, एफ ए बी आ गए। अब बात करता हूँ किस पे, बी सी पे, फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑन बी सी पे, तो ये होगा आई, ठीक। अब देखो कि इस पे कितने हैं, तो ये चीज़ें भी हमें देखना है। इसकी देखो तो करंट किधर है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, अंदर। करंट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, ठीक है। तो इस पे आ गए दूसरे बीसी वाले पे, बीसी वाले पे, इसमें भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि करंट इस साइड में जा रहे और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, इसीलिए 90 है। तो फोर्स बीसी पे, बीसी पे आई बी से सी वेक्टर, बी से सी वेक्टर क्रॉस बी, जब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ तो फोर्स ऑन बी सी हो जाएगा आई बी से सी, इट मीन्स एल ही होगा, आई एल बी साइन 90, तो ये भी होगा आई एल बी, तो फोर्स ऑन बी सी भी हुआ आई एल बी। सिमिलरली फोर्स ऑन इस पे भी आई एल कितना, एल ही, तो फोर्स ऑन सिमिलरली फोर्स ऑन सी ए, फोर्स ऑन सी ए या ए सी, जो कुछ भी कह लो, सी ए, तो हो जाएगा आई एल बी, तीनों पे वही हुए, सही है। फोर्स ऑन सी ए क्यों लिखा हूँ, क्योंकि करंट सी से ए जा रहे हैं, ठीक। तो आई एल बी सबके आ गए, सब पे फोर्स आई एल बी हो गए हमारे ईच पे। अब बात यह है कि अगर, ठीक है, तो हमने इस ट्रायंगल पे ईच साइड पे कितनी फोर्स होगी ये निकाला, बट एक चीज गौर से आप देखो कि आपको देखने को मिलेगा कि अरे ये तो क्लोज्ड लूप है, ये तो फोर्स निकाल के रख दिया, क्लोज्ड लूप है ना, तो फोर्स निकाल के, ये क्या है, अभी अभी पढ़ा था कि क्लोज्ड लूप में तो फोर्स 0 होते हैं। मैंने ईच साइड्स पे फोर्स निकाला है, इन सब फोर्स को ऐड करने पे नेट रिजल्टेंट 0 होते हैं, ठीक। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गई। इस पे इधर, चलो इस पे इधर आया था, इस पे डायरेक्शन देखो तो आई एल क्रॉस बी इधर हो गए F2, इस पे इधर आई एल क्रॉस बी, तो इस पे फोर्स इधर F3 हो गए। इन तीनों फोर्स का आपको फिगर में नहीं क्लियर दिख रहा होगा तो मैं बता दूं, इस वाले पे फोर्स ऊपर, इस वाले पे फोर्स इधर और इस वाले पे फोर्स इधर, तीनों का रिजल्टेंट 0 होता है। बट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज 3 फोर्सेस, बट resultant force of these three forces is 0, so that जिससे कि so that no net magnetic force acts on a closed loop, so that no net magnetic force acts on a closed loop, closed करंट कैरिंग लूप समझना है इसको, क्लोज्ड लूप मतलब करंट कैरिंग लूप, समझ आए। तो फोर्सेस तो हमने इस साइड पे निकाला, ये बात तो क्लियर है, लेकिन इन तीनों को ऐड करने पे नेट फोर्स 0 ही होगा। तो बिना बनाए भी कह सकते हैं कि कोई क्लोज्ड लूप है, किसी भी शेप में है, पॉलीगन शेप में है, सर्कल शेप में है, किसी भी शेप में, तो वो 0 ही होगा। एक एग्जांपल बनाओ आपको फिर से, एक मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की तरफ है, ठीक है। इसमें कोई मेटल रॉड है, रेल कह लो इसको, पटरी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है, बैटरी लगा दिया, तो करंट जा रहे हैं इसमें L
V वोल्ट की बैटरी लगा दिया जिसके कारण करंट जा रहे हैं L, और यहाँ पे हमने एक वायर रख दिया, ठीक है। ये मेटल का रेल है, रेल मतलब इस पे ये मेटल ये वायर मूव कर रहे हैं, इसीलिए रेल कहेंगे उसको। ये मेटल के रेल हैं, जैसे ट्रेन के रेल। इस रेल पे ये ट्रेन घूम रहे हैं, मतलब वायर घूम रहे हैं। वायर को मैंने ट्रेन बना दिया और मेटल के रेल को ये रेल कर दिया। इस रेल पे यानी मेटल की जो स्ट्रिप है उस पे ये वायर रख दिया और इस मेटल को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब देखो कि इस बैटरी के लिए एक सर्किट बन गया, ऐसे यहाँ करंट गया, इसके थ्रू ऐसे वापस आ जाएगा। अगर ये वायर ना हो तो कोई फायदा नहीं है इस बैटरी का, करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस पर वायर रख दूँ तो मेटल के रेल है, उस पर वायर रख दूंगा तो करंट तो उसमें फ्लो होने लगेगा। तो ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा नीचे की तरफ। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अब ये है कि इस वायर और रेल के बीच फ्रिक्शन काम कर रहा है, वायर और रेल के बीच फ्रिक्शन काम कर रहा है और ये फ्री टू रोटेट है, यानी ये रोटेट मतलब स्लाइड। ये वायर इस रेल पे फ्री टू स्लाइड है। वायर इज, मैं वैसे नहीं लिख रहा हूँ जैसे सवाल की तरह सीधा सीधा मेन पॉइंट लिख रहा हूँ। वायर इज कैपेबल टू स्लाइड ऑन रेल। वायर जो है ना रेल पे कैपेबल है स्लाइड करने के लिए। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, फ्रिक्शन है तो उसकी कॉफिशिएंट भी होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या है? म्यू माना गया। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में, ठीक। रेल किसके बीच फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है? तो वायर एंड रेल के बीच, वही दोनों मूव कर रहे हैं ना, मतलब रेल के ऊपर ही वायर मूव कर रहे हैं। वायर की मास है m, मास है वायर की, मास ऑफ वायर बराबर m, ठीक है। करंट आई फ्लो ही हो रहा है, चलो ठीक। लेंथ ऑफ वायर भी ले लेता हूँ, इस वायर की लेंथ, इस वायर की लेंथ ऑफ वायर दिया है L। मैग्नेटिक फील्ड दिया है B, वेक्टर। मैग्नीट्यूड में भी वेक्टर लगा दिया ऊपर, मैग्नीट्यूड यूज कर लेना आप। अंदर की तरफ है, ये तो पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया गया है, क्रॉस मतलब इनसाइड। अब बताना ये है कि कितना कॉफिशिएंट हो, ये म्यू कितना हो जिससे कि ये स्लाइड ना करे, इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए। फर्स्ट में है फाइंड म्यू सो दैट वायर experiences no force। एक्सपीरियंसेस नो फोर्स मतलब या वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कहने का मतलब ये फोर्स नहीं लगना मतलब फोर्स जीरो। कभी कभी ये भी तो हो सकता है ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो, यानी फोर्स नहीं लगना मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट यानी तो रेस्ट। दोनों ही चीज़ें हो सकती है, यानी फोर्स इस पर नहीं लगना है, यानी तो ये रेस्ट में रह जाए। ऐसा भी कह सकता है कि फाइंड म्यू सो दैट वायर इज इन रेस्ट। ऐसा समझो कि पहले रेस्ट में था तो अभी रेस्ट में रहेगा। दूसरी तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड म्यू सो दैट वायर मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब पहले से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब चलो इसके लिए काम करते हैं। अब इस पे नेट फोर्स जीरो हो, इसका मतलब कि दोनों अपोजिट साइड से नेट मतलब फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, तब तो नेट फोर्स जीरो होगा ना। अब देखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर है। भाई सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर है तो फोर्स तो लगेगा ही। फोर्स लगेगा तो वो खिसकना चाहेगा, स्लाइड करना चाहेगा, तो जिधर स्लाइड करना चाहता है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है, तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारे सामने। तो पहले देखता हूँ कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगते किधर है। तो देखो करंट किधर है,
नीचे, करंट नीचे है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर, इधर, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, राइट हैंड यूज कर रहा हूँ मैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड थंब गए इधर, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर, मैग्नेटिक फोर्स Fm। गौर से देखो, इस पे हमने इधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया Fm, तो वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, Fm होगा I, उसकी लेंथ B और साइन 90 वो तो है ही, तो ILB मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन, इट मीन्स लेंथ वेक्टर में 90 एंगल है तो LB हो गए इधर की तरफ। अब देखो ये चाहेगा ना इधर मूव करना, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा, इस डायरेक्शन में इस फोर्स के कारण मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन तो रोकेगा भाई, कहाँ जा रहे हो, रुको, तो फ्रिक्शन कितनी होती है, म्यू, तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 होना है तो फ्रिक्शन किधर लगनी चाहिए, फ्रिक्शन लगनी चाहिए इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किधर लगनी चाहिए, इस साइड उस साइड दोनों साइड में, इस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, तो फ्रिक्शन F कितनी होनी चाहिए, म्यू n की जगह mg, वायर की mg होगी ना, म्यू n होती है ना फ्रिक्शन, तो ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो कहेंगे भाई नेट फोर्स 0 है, नहीं, नो नेट एक्सपीरियंस फोर्स। हाँ, तो सो F बराबर Fm, तो म्यू आ गए हमारा ILB बाई mg। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर कह दे कि भाई म्यू ना हाफ हो गया या म्यू ना डबल हो गया तो क्या होगा, तो म्यू अगर हाफ हो जाए तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम फ्रिक्शन हो जाएगा, म्यू मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो अगर म्यू कम हो जाए इट मीन्स हाफ कर दिया मैंने, मान लो हाफ कर दिया जाए तो म्यू हो जाएगा कम, तो फ्रिक्शन हो जाएगा कम, तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स वो तो भाई उतनी ही रहेगी क्योंकि करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ये तो तीनों बदले नहीं जा रहे, तो इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तब, क्योंकि फ्रिक्शन इधर कम हो गए तो ये वाली वैल्यू उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर की तरफ फोर्स कुछ लगेगी और एक्सेलरेट कर जाएगा। तो इफ़ यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा था, अगर पूछता फाइंड एक्सेलरेशन इफ म्यू बिकम्स हाफ, सवाल में लगा देता हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन इफ म्यू बिकम्स हाफ एज पहले वाले से अगर हाफ हो जाए तो क्या होगा, यानी कि इसका नाम म्यू नॉट दे देता हूँ। नाउ म्यू नॉट कितने हो गए, म्यू नॉट हो गए पहले वाले से हाफ, नए वाले म्यू नॉट मान रहा हूँ, तो है क्या, ILB बाई 2mg हो जाएगा, LB बाई mg उसका आधा 2mg, तो फ्रिक्शन कितने हो जाएगा, इस केस में फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू नॉट mg होगा इस केस में, तो म्यू नॉट कितने हैं, ILB बाई 2mg इंटू mg, तो हमारे हो गए ILB बाई 2, फ्रिक्शन इस केस में F नॉट माना हुआ मैंने, आप अपनी दिमाग लगाएं, F नॉट माना है तो फ्रिक्शन कितने हो गए, ILB बाई 2, इधर रब कर देता हूँ, नोट कर लो पॉज करके। तो अभी मैंने देखा कि फ्रिक्शन हो गए कितने, ILB बाई 2, अच्छा ILB बाई 2 इधर, ज़्यादा किधर हुए, इधर हुए, सो नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट की तरफ नेट फोर्स लग रहे हैं, वो कितना, राइट की तरफ ज़्यादा है ILB माइनस लेफ्ट की तरफ है ILB बाई 2, तो कितने हो गए, ये I है ये L है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, तो ये हो गए हमारे ILB बाई 2, यानी नेट फोर्स राइट की तरफ हुए। सो एक्सीलरेशन नेट फोर्स ILB बाई 2 बाय मास, एक्सीलरेशन हो गए फोर्स बाय मास, इतने एक्सीलरेशन किधर होगी, टुवर्ड्स राइट की तरफ होगी, इधर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स उसे ले जाएगा मूव करा के, चल भाई घूमने के लिए।
अब अगर मान लो कहे कि कुछ टाइम बाद 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद वो कितने दूर पे रहेगा या कुछ टाइम बाद कितनी वेलोसिटी से रहेगा, ये सब चीज़ें पूछ दे तो क्या करेंगे। एडिशनल कर रहा हूँ, आपको समझ लेना है, यहाँ पे पूछा नहीं गया था। अगर पूछा जाए तो s हो जाएगा, s डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम में, u इनिशियली कह देगा वो रेस्ट में था या जो कुछ भी नहीं कहे तो समझ लेना रेस्ट में, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, यही ना a है, तो s यू टी। अगर रेस्ट में कहे तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज आई एल बी बाई 2m, आई एल बी बाई 2m टी स्क्वायर, तो s हो जाएगा आई एल बी टी स्क्वायर बाई 2m। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, आई एल बी टी स्क्वायर बाई नहीं 4m, 2 है ना, तो ये हो गया 4m। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसी टी टाइम में, किसी टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जनरली रेस्ट से ही चलते हैं वो, ठीक, रेस्ट से ही चलते हैं, इसलिए मैंने u0 ले लिया। अगर u पहले से होगा तो आप उसे ले सकते हैं u को। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। अगर वेलोसिटी पूछे किसी टाइम t के बाद तो वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस ए टी, तो v हो जाएगा किसी टाइम के बाद 0 प्लस आई एल बी बाई 2m टी, मतलब v हो गए आई एल बी टी बाई 2m। ये हो गए हमारे v आई एल बी टी बाई 2m। तो ये हो गए भी, यानी कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी चीज़ की मोशन के बारे में समझे कि किसी चीज़ की मोशन, फोर्स लगती है तो मोशन होगी, फ्रिक्शन होगी, ये सब चीज़ें जाना नॉर्मली, तो नोट करो इसे।